नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले, बढ़ाया हौसला। जवानों के साथ मुलाकात को बताया खास अनुभव। कहा, सशस्त्र बलों के प्रति देश रहेगा हमेशा आभारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मौजूदा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव शामिल। आतंकवाद पर भारत का कड़ा प्रहार जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकवादी किए ढेर। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों पर आज से देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यात्रा में हुए शामिल। भारतीय जवानों की वीरता और साहस को किया नमन। और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित। लड़कियों ने फिर से मारी बाजी। 12वीं में 88.39% तो 10वीं में 93.66% छात्र हुए पास। पीएम मोदी ने उत्तीर्ण छात्रों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने बहादुर एयर वॉरियर्स और सैनिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक इन वीरों के साथ रहने को एक बहुत ही खास अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां जवानों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि देश हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने आदमपुर एयरबेस पर होने को एक खास अनुभव बताया। वहीं रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शोपियां में केलर के शुक्रू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर लगी रोक के बाद सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, राजौरी और सांबा में स्थिति सामान्य दिखाई दी। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में भी शांति देखी गई। इसी के साथ इन इलाकों में बाजार खुले रहे और प्रशासन की ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस दौरान जहां एक तरफ लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आए, तो दूसरी ओर इन इलाकों में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे भी अपनी कक्षाओं में पढ़ते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में आज से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में निकाली गई तिरंगा यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करने के साथ
आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर हरियाणा के पंचकुला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भारतीय सेना के पराक्रम को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम को पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है हमारे सीएम साहब की तरफ से। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को मतलब सबसे ज़्यादा एक विकसित राष्ट्र, मजबूत सशक्त राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सब अपनी तरफ से 100% नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, नायब सिंह सैनी जी के साथ हैं, जिन्होंने हरियाणा के उसमें एकदम से 4 चांद लगाए हैं। कोई भी आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संस्था कोई भी यदि काम कर रही है तो भारत की तरफ देखने से पहले वो 4 बार सोचेगी, क्योंकि एक मजबूत सशक्त राष्ट्र की नींव है भारत आज के दिन, और कोई भी विदेशी ताकत हमारे अगेंस्ट नहीं देख सकता। इंडिया ने जो काम किया है अपने देश को बचाने के लिए, उससे सारे लोगों का सेना गदगद हो रखा है और सारे जोश में इसी उपलक्ष्य में सारे तिरंगा को हाथ में लेके अपनी यात्रा ये बहुत सक्सेसफुल है। और डिफेंस फोर्सेज हैव मेड अस ऑल फील प्राउड। इससे आतंकवादी 10 बार सोचेंगे जो उनको और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके जो बैकर्स हैं उनको जो नुकसान है। हमारे सैनिकों ने, हमारी नेवी ने, हमारी थल सेना ने, वायुसेना ने जो करके दिखाया, और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसने करके उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी के साथ पंगा लेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 8 बजे देश को संबोधित किया और कम शब्दों में उन्होंने देश के सैनिकों का धन्यवाद किया। और एक बात और बड़े ठोक उसमें कही, अब बात नहीं होगी, अब रन होगा, और एक ही देश में पानी और दूध एक साथ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में मुस्लिम विकास मंच ने कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने कहा कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा। लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मुस्लिम रेजिमेंट बनाने और पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने जैसी मांगें शामिल हैं। हमारे फौज के द्वारा जो पड़ोसी मुल्क पर जो कार्रवाई की गई थी, उस कार्रवाई के समर्थन में, उस ऑपरेशन के समर्थन में एवं सम्मान में ये यात्रा निकाली गई थी, एवं अखंड भारत की मांग को लेकर के भी ये यात्रा निकाली गई थी। जो पूर्व में हमारे प्राचीन समय पर जैसा अखंड भारत का नक्शा था, जैसा अखंड भारत था, उसकी मांग को लेकर के रैली निकाली। पाकिस्तान में घुस करके जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उसको नष्ट किया गया, तो उनके शौर्य के सम्मान में आज ये और अखंड भारत का निर्माण कराने की मांग को लेकर के ये हमारी अखंड भारत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। देश की अखंडता का प्रतीक है तिरंगा, जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है। इसके नीचे हम सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और इस तिरंगा की रक्षा के लिए हम सब मिलकर लड़े हैं। और आज हमारे देश में संकट आया है, एक आतंकवादी हमारे देश में जाति के नाम पर जो हमला किया है, ये हमारे
हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की बहुत बड़ा साजिश है। इसको नाकाम करना बहुत जरूरी था। इसलिए तिरंगा यात्रा हम शहर में निकाले हैं कि हम इस देश के शहरी हैं और इस देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। चीन की डिफेंस कंपनियों के स्टाफ में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। चीन की जुझोऊ होंडा कंपनी के शेयर के दामों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। जुझोऊ होंडा ने PL-15E लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाई है, जिसे हाल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था। ये कंपनी मिलिट्री ग्रेड कैपेसिटर बनाती है। वहीं चीन की एक और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली AVIC शेंगडू कंपनी के शेयर में 7% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। ये कंपनी J-10C फाइटर जेट बनाती है। इस तरह भारत में मिले चीनी मिसाइलों के मलबे से एक तरफ जहां ये पता चला कि ये मिसाइलें फुस हैं, वहीं दूसरी तरफ इन रक्षा उपकरणों को बनाने वाली चीनी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक लगातार गिरते नजर आ रहे हैं। CBSE की 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 88% से ज्यादा बच्चे परीक्षा में पास हुए। लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91% है, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 85% के करीब है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 5.6% अधिक है। विजयवाड़ा रीजन के सबसे अधिक 99% बच्चे पास हुए हैं, तो वहीं त्रिवेंद्रम के 99% और चेन्नई रीजन के 97% बच्चे पास हुए। केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन भी इस साल भी शानदार रहा है। नवोदय विद्यालय के सबसे अधिक 99%, जबकि केंद्रीय विद्यालयों के 99.05% बच्चे परीक्षा में पास हुए। इसके अलावा CBSE 10वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं। 10वीं में 99.66% बच्चे पास हुए। परीक्षा में 12वीं की तरह 10वीं में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 10वीं में 95% छात्राएं, जबकि 92% छात्र पास हुए हैं। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 2.37% अधिक है। परीक्षा में 23,71,939 बच्चे शामिल हुए थे। त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र के सबसे अधिक 99% बच्चे पास हुए हैं। बेंगलुरु के 98%, 90% और चेन्नई क्षेत्र के 98.71% बच्चे पास हुए। नवोदय विद्यालयों के सबसे अधिक 99.49% छात्र पास हुए हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय के 99.45% बच्चे परीक्षा में पास हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं 12वीं की परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों का बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि प्रिय एग्जाम वॉरियर्स, CBSE कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई। यह आपके दृढ़ संकल्प, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम है। आज माता पिता, शिक्षकों और अन्य सभी लोगों की भूमिका को स्वीकार करने का दिन भी है, जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। एग्जाम वॉरियर्स को आगे आने वाले सभी अवसरों में बहुत सफलता की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने उन छात्रों का भी हौसला बढ़ाया जिनको इस बार परीक्षा में कम अंक मिले। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा, जो लोग अपने अंकों से थोड़ा भी निराश महसूस करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक परीक्षा कभी भी आपको परिभाषित नहीं कर सकती। आपकी यात्रा बहुत बड़ी है और आपकी ताकत मार्कशीट से कहीं आगे तक जाती है। आत्मविश्वास बनाए रखें, जिज्ञासु बने रहें, क्योंकि महान चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। अमृतसर के मजीठा में पंजाब पुलिस ने नकली शराब के कारण हुई दुखद मौतों के बाद त्वरित कार्रवाई की है। अवैध शराब के कारोबार के सिलसिले में रैकेट के सरगना और कई स्थानीय वितरकों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नकली शराब बनाने के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि BNS और आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। मजीठा के GSP सब डिवीजन और SHO को घोर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। दोषियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस अवैध शराब के नेटवर्क को खत्म करने और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरव यादव ने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में एकजुट हैं। ये सुनिश्चित करने का संकल्प करते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जाए।
बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने शेख हसीना की आवामी लीग का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण निलंबित कर दिया है। ये जानकारी बांग्लादेश के चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। हालांकि आवामी लीग ने सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत आवामी लीग की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। आवामी लीग के अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल 5 अगस्त को विद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। वह वर्तमान में निर्वासन में है। शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट के तीनों प्रमुख सूचकांकों में जबरदस्त तेजी देखी गई। अमेरिका और चीन के बीच 90 दिनों के लिए टैरिफ में कटौती के समझौते से वैश्विक व्यापार युद्ध में राहत की उम्मीद जगी है। S&P 500 में 184.28 अंकों की तेजी आई और ये 5,844.19 पर बंद हुआ, जो कि मार्च की शुरुआत के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। नास्डेक कंपोजिट 779.43 अंक बढ़कर 18,708.34 पर बंद हुआ। जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1,160.72 बढ़कर 42,410.10 पर बंद हुआ। अमेरिका और चीन ने सोमवार को ऐलान किया है कि वे अगले 90 दिनों तक एक दूसरे पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ में कटौती करेंगे। अमेरिका ने कहा कि वह चीनी आयात पर टैरिफ को 145% से घटाकर 30% करेगा। चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क को 125% से घटाकर 10% करने की घोषणा की। इस खबर से निवेशकों को कुछ राहत मिली। हालांकि अब भी बाजार इस बात का इंतजार कर रहा है कि टैरिफ आखिरकार किस स्तर पर तय होंगे। आज से फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल का 78वां संस्करण आज से शुरू होकर 24 मई तक चलेगा। 12 दिनों तक चलने वाले फिल्म महोत्सव के दौरान कुछ ग्रैंड फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। महोत्सव के दौरान टॉम क्रूज, पेड्रो पास्कल और स्कारलेट जोहानसन समेत कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियां आज रेड कारपेट पर जलवा दिखाएंगे। इस महोत्सव में देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय फिल्म जगत के भी कई चर्चित चेहरे अलग अलग श्रेणियों में फिल्म फेस्टिवल में रौनक बिखेरेंगे। 78वें कान में आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन और फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया सहित कई चर्चित भारतीय फिल्म हस्तियां अलग अलग श्रेणियों में भाग लेंगी। इस बार ये भारतीय सिनेमा के लिए कान में गर्व का पल है। दरअसल पिछले साल की ग्रैंड प्रिक्स विजेता फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट की निदेशक पायल कपाड़िया इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्यों में शामिल हैं। इस बार शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल भी कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेंगी। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अनेर दिन रात्रि के रिस्टोर वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगी। वहीं अनुपम खेर की निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट का प्रीमियर मार्च टू फिल्म कैटेगरी में होने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बाकी मुकाबले 17 मई से शुरू होने जा रहे हैं। आईपीएल का 18वां संस्करण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब नई तारीख का ऐलान हो गया है। बाकी बचे मुकाबले 6 शहरों में खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल है। प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। बचे मुकाबले 17 मई से शुरू होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाकी बचा टूर्नामेंट 6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। चुने गए 6 आयोजन स्थलों में बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। आईपीएल 18 के बाकी बचे मैच 17 मई से शुरू होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल के आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्वालिफायर 1 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को और क्वालिफायर 2 1 जून को खेला जाएगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। आईपीएल के दोबारा शुरू होने पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे। इनमें 2 डबल हेडर भी होंगे। दोनों डबल हेडर रविवार को खेले जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में 13 लीग गेम
और 4 प्लेऑफ मैच शामिल हैं। 8 मई को 10 ओवर के बाद रद्द किया गया पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। ये मैच 24 मई को जयपुर में होगा। फिलहाल जयपुर पंजाब किंग्स के लिए होम बेस होगा। 17 मई को आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच से होगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। बिहार के राजगीर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तलवारबाजी स्पर्धा में लड़कियों का दमदार प्रदर्शन नजर आया। वहीं खिलाड़ी इस मंच पर अपने खेल का हुनर दिखाकर बेहद उत्साहित नजर आए। हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने फेंसिंग में पदक जीतने वाली खिलाड़ियों के साथ खास बात की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फेंसिंग में शानदार मुकाबला देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ मेडलिस्ट मौजूद हैं तन्वी और अनुकृति। तन्वी, आपने सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम बात करें आज के मैच की तो कितना कड़ा मुकाबला था? बहुत ही टफ था क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ प्रैक्टिस भी थी। मेरे थोड़े स्किल्स पे थोड़ी चूक हो गई। पहली बार इतने बड़े मंच पे आपसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेल के कैसा लगा? अलग था काफ़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनफैक्ट। तो ऊपर से इस लेवल पे मेडल आना, वो भी पहली बार, ग्रेट अचीवमेंट। जो यहाँ पे सुविधाएं हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सुविधाएं रखी है गवर्नमेंट ने। बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो खेलो इंडिया पहली बार बिहार में आयोजित हुआ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आने का? मैंने आने से पहले भी अच्छा ही सोचा था कि भाई अगर खेलो इंडिया किसी जगह हो रहा है अच्छा ही होगा। और सारे अच्छे, हमारे जो जितने भी स्टेट्स हैं सारे अच्छे हैं। और जहाँ पे आई तो यहाँ पे सच्ची में काफ़ी अच्छा था। मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उतना ही था, अच्छा था। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेके आई है, ये कितना फ़ायदा पहुँचाती हैं एक यंग एथलीट को? डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। एक हमारे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वेपन हो गई और अपनी इलेक्ट्रिक जैकेट हो गई, वो काफ़ी महंगी होती हैं। और अगर ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो फिर कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा है, खासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए काफ़ी सही है ये। जाहिर तौर पर जिस तरह से सरकार युवा खिलाड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि ये खिलाड़ी हर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, स्कॉलरशिप का प्रयोग करके अपना मनोबल को ऊंचा रखें, अपना इक्विपमेंट खरीदें और कहीं ना कहीं पदक के रूप में इसे सामने रखें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, राजगीर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फेंसिंग इवेंट में प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा नजर आया। युवा खिलाड़ी भी अपने प्रदर्शन से उत्साहित नजर आए। खिलाड़ी खेलो इंडिया के मंच पर अपने लिए एक शुरुआत मानते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मंच उनके खेल को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के फेंसिंग के फॉइल कैटेगरी में जबरदस्त प्रतियोगिता देखने को मिली। कड़ी प्रतियोगिता के बीच रोहन ने रजत पदक जबकि करण ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इनसे बात करेंगे। रोहन, प्रतियोगिता का स्तर हमने देखा, बहुत ही कड़ा कंपटीशन था, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतियोगिता में बहुत कंपटीशन था और ये मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलने के लिए भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसको पार करके सिलेक्ट होना होता है। जैसे कि अभी मैं खुद अंडर 19 स्कूल गेम्स से आया हूँ जिसमें मुझे गोल्ड था, उसमें से एक ही लड़का सिलेक्ट हो, मतलब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। प्रतियोगिता का स्तर पहले से ही बहुत ऊँचा है और यहाँ पे पदक जीतना मतलब एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, पदक का रंग बदल जाता है। आपसे कहाँ चूक हुई? कुछ गलतियाँ जो मैंने मतलब अभी देखा मेरी वीडियो में, तो उस पर अभी काम करना है। मैंने मेरे कोच को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया मेरी गलतियाँ क्या क्या है पूरा, तो अभी उन कुछ गलतियों पे काम करना है। एक बहुत ही समृद्ध कहें बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और यहाँ अगर हम फेंसिंग के अगर हम ग्राउंड की बात करें तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार में ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार किया गया। ऐसे लग नहीं रहा हम बिहार में हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे से डेवलप किया है, रूम्स वगैरह हमें बहुत अच्छे प्रोवाइड की गई है। और जहाँ तक हम फेंसिंग की बात करें, ये पीस्ट हमें सब ओलंपिक लेवल का सब ऑर्गेनाइज किया गया है। रेफरीज हमें अच्छे इंटरनेशनल लेवल के मिले हैं और डिसीजंस वगैरह भी रेफरीज ने बहुत अच्छे दिए हैं। खेलो इंडिया स्कीम की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, स्कॉलरशिप है, इसके बारे में बताइए। खेलो इंडिया से बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे हमारा हर मंथ 10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी आता है, फिर 1 लाख रुपए इक्विपमेंट के लिए आते हैं। हम कुछ भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस है हमारा 25 लाख का, और कहीं भी जाते हैं आते हैं तो उसका फ्री
हमारे लिए होता है, होटल का फ्री होता है हमारे लिए, कुछ कैब होटल सब कुछ हमारे लिए फ्री हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए इतना एफर्ट कर रही है और हमारा भी हक बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएं। जाहिर सी बात है कि खेलो इंडिया के मंच पर दिन पर दिन जो है कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है और खेलो इंडिया की तरफ से जो स्कीम्स हैं, जो स्कॉलरशिप है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का भी काम कर रही हैं। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, राजगीर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।